चलिए आगे हम बात करते हैं अपने पास बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन और या फिर बैकबोन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड लिखना है। वो पहले क्या है, इसके पीछे कारण क्या देखो। यानी एक अपने पास रीढ़ की हड्डी है और दूसरा क्या हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। दोनों में अंतर है। पहले दोनों को एक ही चीज़ न समझे कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो दोनों को एक चीज़ न समझे। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकबोन की, जो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी जो होती है, कितने हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, क्वेश्चन ये आता है। कई जगह आप क्या 33 पढ़ते हैं, कई जगह आप 26 पढ़ते हैं। बातें दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, परंतु बस केस अलग अलग है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैकबोन। सबसे पहले बैकबोन क्या, इट इज़ ए हार्ड कवर। इट इज़ ए हार्ड कवर। ये क्या है, एक मजबूत क्या कवर है, ठीक है। और क्या है ये, अंदर से क्या होता है, होलो। अंदर से क्या होती है, ये खोखली होती है। यानी कहने का मतलब इस प्रकार की हड्डियां होती है, इस प्रकार से हड्डियां होती है। ये इस प्रकार की हड्डियां एक दूसरे से मिल मिल करके बनी होती है। अंदर खोखली होती है, होल होता है। तो जो बैकबोन है, इट इज ए कॉल्ड ए हार्ड कवर। ये एक क्या है, हार्ड कवर है, और अंदर से क्या एक होलो है, खोखला है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इनकी जो बैकबोन है, इसकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर होती है। अब क्या वेरिएशन में देखा जाए तो यही चीज़ क्या होती है, 65 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की हाइट पर। और एक हम ले तो हमारे पास क्या ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर आ जाता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की हाइट पर, या ये वाला थोरेसिस वाला पोर्शन कितना लंबा है इस चीज़ पर। परंतु ये क्या है, नॉर्मल एवरेजन क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है। बैकबोन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में नहीं कर रहे अभी। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैकबोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हार्ड कवर होता है, एक मजबूत ठोस क्या होता है, कवर होता है ऊपर से लगा हुआ, ठीक है। और ये क्या होलो होता है, अंदर से खोखला होता है। इसकी लंबाई लगभग 70% क्या है, 70 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसको रेंज में देखा जाए 65 से 75 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें बैकबोन के बारे में और, तो इसमें क्या है, जो चाइल्ड केस है, जो बच्चा होता है, बच्चे के केस में इसमें 33 बोन्स होती है, 33 हड्डियां होती है। बच्चे के केस में 33 बोन्स, 33 हड्डियां होती है। अगर वही बात की जाए अडल्ट की, वही बात की जाए अडल्ट की यानी वयस्क व्यक्ति की, तो वयस्क व्यक्ति की बात करें तो इसके अंदर वयस्क व्यक्ति में 26 बोन्स होती है। यानी आप में, मुझ में, हम सब लोगों में क्या 26 हड्डियां हैं। और बच्चा जब पैदा होता है उसमें 33 बोन्स होती है। तो सर ये ऐसा डिफरेंस क्यों, कैसे, ये कैसे कम हुई, कैसे ज्यादा हुई, क्या गायब हो गई? नहीं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। इस चीज को ध्यान रखिए। सेम इस डायग्राम को हम लोग बात कर यहां डिस्कस कर लेते हैं, पर जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में 26 का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। वहां आपको सेल्फ पता होना चाहिए, पहले से यहां सीख लो। ये है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और ये अंदर से क्या खोखली है, यहां से पूरी पूरी ये क्या है, खोखली। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, 33 हड्डियां ऑब्लिक 26 बोन्स होती है। 33 अपॉन में 26, यानी 33 हड्डियां ये बच्चे में होती है और 26 हड्डियां किस में होती है, अडल्ट में। तो जो इसके बीच में जो अंतर आ रहा है 7 बोन्स का, 7 हड्डियों का, तो उसका क्या होगा, वो मर्ज हो जाती है। वो क्या होती है, जुड़ जाती है। कैसे और कौन सी जुड़ती है, कौन सी नहीं जुड़ती है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, ये सर्वाइकल वर्टेब्रल है, यानी ग्रीवा वाला। तो ये वाला भाग होता है, तो यहां से लेकर के जो यहां पीछे देखा जाए ना, यहां जो खोपड़ी है ना इस प्रकार से, तो ये इसके अंदर टंगी हुई है। तो यहां से लेकर के यहां तक देखा जाए तो इसमें क्या होती है, 7 बोन्स होती है, 7 हड्डियां होती है, 7 बोन्स होती है। मैं यहां नहीं, यहां ले लेता हूं ताकि अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसमें क्या होती है, 7 बोन्स होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 देखा जाए तो क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 हड्डियां होती है इसमें सर्वाइकल वर्टेब्रल। जो ये हमारे पास कशेरुकी है, ग्रीवा कशेरुकी, इसे बोलते हैं ग्रीवा कशेरुकी। कशेरुकी, ठीक है।
तो इसमें क्या 7 हड्डियां होती है और सबसे ऊपर वाली हड्डी है उसका नाम होता है एटलस, और उसी हड्डी के ऊपर, एटलस हड्डी के ऊपर ही क्या हमारी खोपड़ी टंगी होती है। अब ये खोपड़ी इस प्रकार से टंगी होती है, समझ नहीं आई। देखो आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मीज की रिलेटेड कोई भी मूवीज देखते हैं तो आर्मी मैन क्या करता है, अपनी बंदूक को इस प्रकार से सीधी खड़ी करके उसके ऊपर अपना टॉप रख देता है, अपना क्या है जो पहनने वाला, सर पे पहनने वाला टोपा जो होता है उसको रख देता है। तो उसी प्रकार से ये क्या है, ऊपर से देखा जाए तो ये ऊपर से ये हटा के देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो अपने पास खोपड़ी वाला हिस्सा है ये किस में फंसा होता है, ये इसी प्रकार से इसके अंदर फंसा होता है, इसी के ऊपर टिका होता है। तो अगर ये पूछे कि स्कल पार्ट या जो हमारे पास हेड वाले पार्ट, जो ऊपर वाला जो खोपड़ी वाला हिस्सा है वो किसके ऊपर टिका होता है, वो होता है एटलस नामक हड्डी के ऊपर टिका होता है, और वो किसकी होती है, वो हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रल है। यस या नो है ना, ठीक है। अब हम बात करें थोरेसिस, थोरेसिस पोर्शन वर्टेब्रल यानी वक्ष कशेरुकी की, तो इसमें क्या होती है 12 हड्डियां होती है, इसके अंदर क्या होती है 12 बोन्स होती है, 12 हड्डियां होती है। और ये पोर्शन कौन सा होता है, ये पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, यानी आगे तो हमारे पसलियां हैं परंतु पीछे पसलियां क्या है हमारे पास रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, यहां से लेकर यहां तक रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो जो ये पसलियां जुड़ी हुई है 12 पसलियां इधर और इधर, ये पीछे जाकर के रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ रही है। तो ये कौन सा थोरेसिस वक्ष वाला पार्ट कहलाता है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, 12 हड्डियां होती है। इसके बाद हमारे पास आता है लुम्बर पार्ट, लुम्बर वर्टेब्रल। इसमें देखो सब काउंटिंग से लिखे, ऐसे नहीं कि तुक्के से लिख दिया, इसको देखो काउंट करके 12 मिलेगी। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास के इसमें 5 बोन्स, 4 हड्डियां होती है लुम्बर वर्टेब्रल वाले में। ये कौन सा पोर्शन होता है, ये यहां वाला पोर्शन, इससे क्या हमारी चेस्ट से थोड़े से नीचे वाला पोर्शन यहां वाला, और ये सबसे मजबूत। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वेट जो है कौन सी बोन्स उठाती है, तो ध्यान रखिए लुम्बर वर्टेब्रल्स में जितनी बोन लगी है, यानी कटी जो हमारे पास क्या है कशेरुकी में जो बोन लगी है 5, ये सबसे ज्यादा वेट उठाती है। जिस दौरान क्या करते हैं हम लोग बैठ करके क्या है इसमें कंधे शोल्डर्स वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं या थाई वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे पास जो वजन झेलने वाली क्षमता होती है, तो ये वाला पोर्शन ही होता है लुम्बर, ये यहां पर है। आगे हमारे पास आता है सैक्रम वर्टेब्रल। ये सैक्रम जो है इसके अंदर भी कितनी बोन्स होती है, 5 बोन्स होती है। और लास्ट में आता है कोकिक्स वर्टेब्रल यानी पुच्छ, तो इसमें कितनी होती है, इसके अंदर होती है 4। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है वर्टेब्रल कौन सा, कोकिक्स वर्टेब्रल यानी पुच्छ, इसमें कितनी होती है 4 होती है। अब इनको काउंट करें हम लोग, 12 प्लस में 7 कितना हो गया 19, 19 प्लस में 10 29, 29 प्लस में 4 33। तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर 33 बोन्स होती है। तो वो कौन कौन सी है, सर्वाइकल वर्टेब्रल 7 यानी ग्रीवा वाली, गर्दन वाली, 12 होती है थोरेसिस वाली, 5 होती है लुम्बर वाली, 5 होती है सैक्रम, और 4 होती है कॉकिक्स पूंछ वाला, जो क्या है कशेरुकी पूंछ वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें क्या है 4 हड्डियां होती है। परंतु जैसे ही क्या है ये व्यक्ति एजिड होता जाता है, बैठना बच्चा शुरू कर देता है, जैसे ही बैठना बच्चा शुरू करता है, धीरे धीरे प्रेशराइज होकर के जो नीचे वाली हड्डियां हैं वो मर्ज होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होती है, बच्चे की हड्डियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। स्टार्टिंग में क्या है, बच्चे की हड्डियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, और जैसे ही, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा कैमरा सही करता हूँ यार, ये कैमरे की दिक्कत आ रही है, पता नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये क्या, जैसे ही अपने पास ये क्या है बच्चा बैठना शुरू करता है, नीचे वाला पार्ट धीरे 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 जमना शुरू होता है, यानी मर्ज होना शुरू होता है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती है, तो वो क्या है, क्या मर्ज होकर के एक बन जाती है। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, जब हाथ वगैरह टूट जाता है उसको बांध के छोड़ देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो क्या मर्ज होता है, जम जा क्या है, धीरे धीरे क्या है जमा होकर के दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं एक कई समय तक रहने के बाद। तो इसी प्रकार से क्या है, जब बच्चे का केस आता है तो इसके अंदर ये 7 हड्डियां तो यही रहेगी, गर्दन वाली हड्डियों पे कोई प्रेशर ज्यादा नहीं है तो ये इतनी रहेगी, और जो थोरेसिस वाला पोर्शन है इसकी 12 की, बच्चे से आगे हम बढ़ के बात करें, ये बच्चे में तो ये है, जब अडल्ट होता है धीरे धीरे आयु बढ़ती जाती है तब क्या है, आगे हम बात करें तो अपने पास ये 12 रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे पास लुम्बर वर्टेब्रल वाला है, इसके अंदर 5 ही रहेगी, परंतु सैक्रम जो होता है वो 5 से हट करके क्या है 5 न रह करके मर्ज होकर के 1 बन जाता है, सिर्फ ओनली 1। और वहीं हमारे पास कोकिक्स वाला है जो 4 न रह करके 1 बन जाता है। तो अगर इनकी हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है 12 7 19 और 1 20 और 6 26, कितनी होती है 26। तो जो वर्टेब्रल वाला पोप्स जो होता है, इसके अंदर जो अडल्ट पर्सन है उसके अंदर कितनी होती है 26 हड्डियां होती है। तो इस चीज को आप क्या ध्यान से नोट कर लें हमारे पास इस डायग्राम को, और ये अपने पास क्या बैकबोन के बारे में। फिर से अगर मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर है
तो अपने पास है क्या, अगर हम सामने देखें यहां पर तो हमारे पास यहां क्या है, टोटल ये हड्डियां हैं 33 होती है, जब क्या बच्चे के केस में, और क्या अडल्ट में 26 हो जाती है। कारण क्या है, कुछ हड्डियां क्या ज्यादा प्रेशर गिरने की वजह से मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं बैकबोन की, ये क्या एक हार्ड कवर है और ये कैसा होलो खोखला है, और क्या है इसकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर, रेंज में पूछे 65 से 75 सेंटीमीटर, बच्चे में 33 बोन्स होती है और वहीं अडल्ट में 26 होती है। तो ये 6 कहां जाएगी जी, ये मर्ज हो जाएगी। मर्ज कैसे कौन कौन सी होती है, तो ये हमारे पास कौन, सैक्रम 5 से 1 बन जाता है, और कोकिक्स वर्टेब्रल जो है पुछ वाला 4 से 1 बन जाता है, और ये हमारे पास सर्वाइकल वाली 7 ही रहती है, थोरेसिस वाली 12 और लुम्बर वाली 5। तो इस प्रकार से इसका सम करें तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। इसे फटाफट नोट कर लीजिए, बाद में स्पाइनल कॉर्ड पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु क्या है, वास्तव में देखा जाए सबसे पहले इसका निर्माण कैसे, देखो ये तो अपने पास बैकबोन ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा गंदा करूंगा, मैंने हटाया नहीं है इसको, अब मैं थोड़ा सा गंदा करूंगा। जो अंदर वाला पोर्शन जो होलो होता है ना, उसमें इस प्रकार की क्या है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स, जो अपने पास लंबे बड़े छोटे जो भी है न्यूरॉन्स इसके अंदर से गुजरे हुए होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेना, उसके बाद पहले समझाना था इसलिए मैंने वो किया था। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अंदर जो खोखला था तो उसके अंदर क्या मैटर भरा होता है, द्रव टाइप में से भरा होता है, कहने का मतलब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या, व्हाइट मैटर, ये किससे मिलकर के बनी होती है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर से मिलकर बनी होती है, एंड ग्रे मैटर से मिलकर के बनी होती है। अब ये बात समझ नहीं आई सर, ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है, ये वाली बात समझ नहीं आई हमें, तो ठीक है वही बताने जा रहा हूं। अगर वो बात समझ नहीं आई, एक्चुअल में क्या, अगर इसको ऊपर से काट करके देखें ना, ऊपर से इसका टॉप काट करके देखें इस प्रकार से, तो जो ये हमें दिखेगी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, बटरफ्लाई शेप में दिखेगी। तो अगर देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में क्या, टॉप से बटरफ्लाई शेप में दिखाई देती है, और इसके अंदर क्या इस प्रकार से ये भरा होता है कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव से। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये हमारे पास भरी हुई है, 2 प्रकार के मैटर भरे हुए हैं। यहाँ पर ग्रे और लेके नहीं आ सकता, इसलिए मैंने कैसे रेड से ही भर दिया। तो जो ये हमने ऊपर से काट के देखा, ऊपर से काट करके देखा, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से देखने से कुछ ऐसे लग रही थी, जैसे ना ऐसे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है, इसको काट करके जब ऊपर से देखते हैं तो हमें ये कुछ ऐसे नजर आएगी, और इसमें जो बाहर होगा वो होगा व्हाइट मैटर, बाहर होगा वो होगा व्हाइट मैटर, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है ग्रे मैटर। अंदर वाला जो होता है वो होता है ग्रे मैटर। अब ध्यान रखिए, ब्रेन में जस्ट उल्टा होता है, ब्रेन में बाहर वाली साइड में ग्रे मैटर होता है और अंदर वाली साइड में व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन का अगर हम देखें, इस प्रकार से काट के देखें, सेम मैटर उसके अंदर ही भरा हुआ है। ब्रेन भी क्या है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बनके मिलकर के बना हुआ है, परंतु स्पाइनल कॉर्ड में ये बाहर कौन सा है, बाहर है व्हाइट मैटर, और अंदर कौन सा है, ये है ग्रे मैटर। अब ये व्हाइट मैटर क्या है, ये कुछ नहीं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर न्यूरॉन्स को ही बोलते हैं, जो हमने पढ़े थे न्यूरॉन, उन्हें ही बोला जाता है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है वो व्हाइट मैटर कहलाती है, और जो एक्सोन बॉडी, जो एक्सोन होता है वो क्या है, ग्रे मैटर कहलाता है। एक्सोन तो नाम सुना सर, सेल बॉडी नाम नहीं सुना, वहां शायद मैं बताना भूल गया हूँगा। इस प्रकार से हमने क्या, इस प्रकार से एक न्यूरॉन बनाया था, ठीक है, आगे जाकर के ये इस प्रकार से गया था, और ये हमारे पास के अंदर से एक्सोन गया था। तो इस पूरे ऊपर वाले सितारे वाला जो ऊपर क्या है, सितारा से टाइप में स्टार सा बना हुआ है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। इसे बोला जाता है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसमें डेंड्राइट्स आ रहा था, साइटोन आ रहा था, न्यूक्लियस आ रहा था, तो ये क्या कहलाती है, सेल बॉडी कहलाती है। अब बात समझ आ गई, सेल बॉडी क्या है, समझ आ गई। ये देखो यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को, ये क्या अपने पास से सेल बॉडी है। अब जो सेल बॉडी है वहां पर क्या होता है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर क्या है, सेल बॉडी को कहते हैं, और ग्रे मैटर क्या है, एक्सोन को कहते हैं। होते क्या है ये, अगर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है क्या है, एक्चुअल में ये होते न्यूरॉन्स ही है, बस उनको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर के रूप में। अब देखें तो अपने पास ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अब तक हमने क्या देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बनी है हमारे पास व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर से मिलकर के बनी हुई है, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कौन सा व्हाइट मैटर और कौन सा ग्रे मैटर है। अब देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, 31 पेयर्स यानी 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स।
स्पाइनल नर्व्स होती है कितनी, 31 जोड़ी। कई बार ये पूछा था, एक कार्नियल नर्व होती है वो ब्रेन में पाई जाती है, एक स्पाइनल नर्व्स होती है ये क्या स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है? 31। तो 31 जोड़ी कैसे कैसे होती है? जो हमारे पास क्या सर्वाइकल वाला पोर्शन है इस भाग के अंदर ये 8 जोड़ी होती है। देखो डॉट डॉट बना रखे ना मैंने इधर उधर, तो सब में बनेंगे डॉट डॉट, सब में बनेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पेयर जो क्या होते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रल वाले पार्ट में होते हैं। कितने? 8 पेयर, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास अब इसके अंदर लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख लूंगा अंदर ही, 8 पेयर्स क्या होते हैं इस भाग में होते हैं, कौन से? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? 8 जोड़ी होती है। अब इनकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। कितनी जोड़ी होती है? 31 पेयर। अगर इसमें थोरेसिस वाले में देखें तो इसमें कितनी होती है? इसमें 12 जोड़ी होती है। इसमें कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। आगे लुम्बर वाले में देखें तो इसमें कितने होते हैं? 5 पेयर्स क्या होते हैं? 5 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती है। आगे सैक्रम में देखें तो इसमें ये 5 पेयर्स होती है। और हम कोकिक्स वाले भाग में देखें तो यहाँ पे 1 पेयर, 1 जोड़ी होता है, सिंगल पेयर होता है। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 30 और 1 31। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी जोड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड में? स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती है। उनमें से कैसे? तो सर्वाइकल वाले भाग में देखें तो 8 जोड़ी है, थोरेसिस वाले भाग में देखें तो 12 जोड़ी है, लुम्बर वाले भाग में देखें तो 5 जोड़ी है, सैक्रम वाले भाग में देखें तो 5 जोड़ी है, और कोकिक्स वाले भाग में देखें तो 1 जोड़ी है। तो 12 8 20 10 30 और 1 31, 31 नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास यहां पर क्या है? स्पाइनल नर्व्स है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास बात करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है। फिर अगर ऐसा है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका काम क्या है? तो इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, वो क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। हेल्प करता है ये किसमें? रिफ्लेक्स एक्शन में सहायता प्रदान करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में सेल बॉडी बना लेना भाई पीछे जाकर न्यूरॉन में, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है फंक्शन देखा जाए, अगर हम बात करें फंक्शन की बात करें कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या है, तो इसका है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। अब सर ये और तो सब बात सही है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ नहीं आया कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये वाली बात समझ नहीं आई कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में है क्या? एक ऐसा एक्शन जब व्यक्ति के क्या होता है, किसी उसको बॉडी क्या किसी संकट में होती है, अगर हमारा शरीर किसी संकट में है तो उसे बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। जब क्या व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का शरीर या व्यक्ति खुद क्या होता है किसी संकट में होता है, उसे बचाने के लिए जो क्रिया होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब बात समझिए सर ये भी क्या है। अब इसे समझाने की बात करें तो देखो होता क्या है, लेट्स सपोज मान लो एकदम से एक और मैं बताऊं तो और इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले इसको डिटेल में। एक ऐसी बिना सोचे समझे की गई क्रिया जो अपने आप को बचाने के लिए होती है। एक ऐसी बिना सोचे समझे, कैसी है? विदाउट थिंक। रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट थिंकिंग होता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सोचा बाद में जाता है, सोचता ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही एक्शन हो जाएगा। इसलिए ये बिना सोचे समझे होने वाली क्रिया है। वो किसके पर्पज में? अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए क्या बिना सोचे समझे जो क्रिया करता है वही प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब ऐसे कैसे जी? सुनो, अब ये है कोई यहां पर इस प्रकार से क्या गर्म तवा है, आपने उस पर हाथ लगाया, फिर आप क्या सोचेंगे अरे ये तो गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, फिर हटाते हैं। या ऐसे करते हैं किसी चीज को छुआ एकदम से हाथ हटाया, अरे ये तो गर्म था, सोचा हमने बाद में। एकदम से हमारे पांव में आकर के सांप वगैरह गिर जाए, हम पहले सोचेंगे कि अरे ये देखो सांप है, मुझे साइड में हटना चाहिए, मेरे पैरों में मुझे काट जाएगा, ऐसे करेंगे। या जैसे ही सांप दिखा भाग करके एकदम उछल के उधर जाकर के अरे ये तो सांप था, काट जाता। क्या जिस दौरान आपके पांव में था उस दौरान सोचा आपने? नहीं। क्या आपने गर्म किसी सरफेस को टच किया, टच करते हुए सोचा कि आपने कि हाथ जल जाएगा? नहीं, हटने के बाद सोचना। यानी रिफ्लेक्स एक्शन यही है, एक ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जिसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए बिना सोचे समझे जो एक्शन हो जाए वो प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इस प्रकार के एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किए जाते हैं। ये चीजें ब्रेन के पास नहीं जाते, ये मैसेज डायरेक्ट ये स्पाइनल कॉर्ड से रिप्लाई कर दिए जाएंगे। अगर ये चीजें ब्रेन के पास जाएगी और सोचेगा, इतने में पता नहीं क्या हो सकता है। अगर देखो
यहां जाए, हाथ टच हुआ, गर्म लगा, मेरे दिमाग के पास गया, गर्म है तुम इसे हटा ले, अगर मैं तब हटाता सोच समझ करके तो हो सकता तब तक मेरा हाथ जल जाता, पर जैसे टच हुआ एकदम से हटा लिया और उसके बाद सोचा अरे ये गर्म था, मेरा हाथ जल जाता। तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और क्या आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते किसी आपके फ्रेंड ने क्या पीछे, आपको पता नहीं अपने धुन में जा रहे हैं मजे से, सुबह से मॉर्निंग वॉक, किसी फ्रेंड ने एकदम पास आकर के हॉर्न बजा दिया, पौ गाड़ी का, आप एकदम से चौंक गए, चौंकने के बाद आपने पीछे मुड़ के देखा, तो ये क्या था आपके पास, रिफ्लेक्स एक्शन। परंतु यही चीज अगर सोच समझ के की गई हो तो इतना जगह नहीं होगा। अब हमें पता है कि मेरा दोस्त पीछे से आ रहा है, आकर के मेरे पास हॉर्न बजाएगा, वो चल रहा है, उसने हॉर्न बजाया, आपके दिमाग के पास मैसेज गया, आप पहले से प्रिपेयर्ड है उस चीज के बारे में कि ये इसी ने किया है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, और ये 31 नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्या स्पाइनल लव्स पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और इसका स्पाइनल लव का काम ही क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, और प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और प्रतिवर्ती क्रिया के देखो रिफ्लेक्स एक्शन की क्या है, एकदम से जैसे ही व्यक्ति धूप में निकलता है, डार्कनेस आ रही होगी थोड़ी सी, अब आपको पर्दों मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, डार्कनेस आने के पीछे कारण यह है कि यहां पर सूर्य ग्रहण लग चुका है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, और लाइट वगैरह नहीं है। जैसे ही क्या हो रहा है कि हम क्या एकदम से धूप में जा रहे हैं, बंद कमरे से धूप में जा रहे हैं, तो हमारी एकदम से आंखें बंद हो जाती है। और क्या इसके पीछे कारण क्या है, जो हमने कल हमने क्या है बात की होगी आइज के अंदर, जो हमने क्या आइज के अंदर पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ाया गया आपको, अगर ये बात है तो आगे भी पढ़ेंगे आइज के अंदर। ये आइज में पढ़ते हैं कि जो आइरिस है वो रिफ्लेक्स एक्शन को क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है। कैसे, धूप में गए और आंख को बचाने के लिए ऑटोमेटिकली आंख की पुतली का साइज कम हो गया, तो इसलिए हमें एकदम से चुंधी आ गई। और जब बाहर धूप में घूमते हुए बंद कमरे में आएंगे तो एकदम से हमें दिखाई नहीं देगा, तो उस पुतली का साइज या आकार जो होता है प्यूपिल का, वो एडजस्ट होना हमारे पास, वो भी क्या रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई एकदम से आपके सामने उंगली लेकर के आपकी आंखें एकदम बंद हो जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कोई चीज आएगी तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाएगी। जैसे छींक आती है, तो उस दौरान क्या होती है, आंखें बंद हो जाना, ये सब चीजें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये काम होने ही होते हैं। ठीक है, इनको सोचा नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ये सोचने से पहले ही होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया बोला जाता है। तो फटाफट इसे नोट कर लें, जो प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन बताई उसे देख लें, और आपको ये असाइनमेंट भी मिलेंगे नीचे, पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है।